हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। तो आइए आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हम सतत पोषणीय विकास और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ समझने से पहले हम देखते हैं विकास क्या होता है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उसका द्योतक है, उसको शो करता है। यानी पर्यावरण हमेशा पॉजिटिव चेंज को शो करता है। अब विकास से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कैसे विकसित हुई, तो उसके लिए नींव 1960 के दशक में ही पड़ चुकी थी। जब 1960 के दशक में यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से उद्योगों का इतना ज़्यादा विकास हुआ कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित होना शुरू हो गया और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अपने चरम पे पहुंचना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक उसी समय 1968 में एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोज की पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ पब्लिश हुई, जिन दोनों पुस्तकों में पॉपुलेशन ग्रोथ और उसकी वजह से जो संसाधनों का हम लोग अवशोषण करते हैं उसके कारण पर्यावरण पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी चर्चा की गई थी। इस दोनों बुक्स ने लोगों में, स्पेशली जो पर्यावरणविद थे, उनमें चिंता बढ़ा दी पर्यावरण को लेके, और उसी चिंता के फलस्वरूप सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। पर्यावरण को लेके विश्व समुदाय में जो एक चिंता थी, उस चिंता को लेके यूएनओ ने एक आयोग गठित किया, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि विश्व के पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तब 1987 में इस समिति ने, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमीशन बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम लोग ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में ही सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सामने आई। सतत पोषणीय विकास जो टर्म था वो इसी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले सामने आया। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, सतत पोषणीय विकास, यानी सतत मतलब कंटिन्यूअस, पोषित होने वाला विकास, यानी ऐसा विकास जो कंटिन्यूअस चलता रहे। ऐसा न हो कि हम आज विकास कर लें लेकिन संसाधनों का हम इतना ज़्यादा अवशोषण कर लें, पर्यावरण को इतना ज़्यादा दूषित कर दें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस विकास से वंचित रह जाएं। इसलिए हमको इस तरीके से विकास करना है, संसाधनों को इस तरह से कंजर्व करना है, बचाना है कि हमारे संसाधन भी बचे रहें और पर्यावरण भी बचा रहे, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए विकास करने के लिए संसाधन अवेलेबल हों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर को यहाँ सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, जहाँ पे इस नहर के विकास से पहले कोई भी आर्थिक गतिविधि संभव नहीं थी, किसी तरीके का कृषि संभव नहीं था। इसलिए यहाँ का जो जनजीवन था वो इस यहाँ के जो शुष्क पर्यावरण है उससे बहुत हद तक प्रभावित था, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में विकास करने की ज़रूरत पड़ी और ख़ास करके सतत पोषणीय विकास करने की ज़रूरत पड़ी। और इसी वजह से इस नहर कमान क्षेत्र का विकास किया गया, इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया। तो आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर
कहाँ है और इसका कमान क्षेत्र कितने दूरी में विस्तृत है। ये इंदिरा गांधी नहर का मैप जो कि राजस्थान में फैली हुई है, इसीलिए इसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। यानी इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया उनके सम्मान में। इस नहर का प्रारंभ हुआ 31 मार्च 1958 में, यानी 31 मार्च 1958 में ये नहर बननी शुरू हुई और ये नहर राजस्थान के पंजाब के सतलज नदी पे हरिके बांध है, वहाँ से ये निकलती है और थार मरुस्थल में बहती है। जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसके पैरेलल ये राजस्थान में बहती है और इस सीमा से 40 किलोमीटर अंदर, एक एवरेज डिस्टेंस है इस सीमा से 40 किलोमीटर अंदर ये उस सीमा से के पैरेलल चलती है। ये इस कमान क्षेत्र का मैप है जो जिसमें दिखाया गया है कि मेन इंदिरा गांधी कैनाल और उससे निकली हुई जो सब कैनाल्स हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। तो अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ इंदिरा गांधी का जो मेन कैनाल है और उससे निकली हुई जो सब कैनाल्स हैं छोटी छोटी, जो इसके बाएं साइड और दाहिने साइड में है, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे बिखरी हुई हैं, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, इस कमान क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अगर इनकी टोटल लंबाई हम देखें तो इनकी टोटल लंबाई 9060 किलोमीटर है, जबकि जो मेन इंदिरा गांधी कैनाल है वो लगभग 650 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, या यूं कहें कि ये एशिया की सबसे लंबी नहर है। इससे राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे 19.63 लाख हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें सिंचाई सुविधा मिलती है। इस नहर का कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया था, यानी ये नहर इतनी विस्तृत है कि एक चरण में इसका कार्य पूरा करना संभव नहीं था, 2 चरणों में इसका कार्य पूरा हुआ। तो आइए देखते हैं कि चरण 1 में कौन से क्षेत्र में नहर विकसित हुई और चरण 2 में किस क्षेत्र में नहर विकसित हुई। चरण 1 का काम शुरू हुआ, यानी फेज 1 का काम 1960 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान का वो क्षेत्र लिया गया जो ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया क्षेत्र है और ग्रीन कलर से दिखाया गया जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र फेज 1 में बनाने की योजना रखी गई थी। इस कमान क्षेत्र से, यानी कि फेज 1 में जो नहर विकसित की गई थी उससे इस क्षेत्र में 5.53 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जाती है, जो कि गंगानगर क्षेत्र, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। अब आइए देखते हैं चरण 2 में नहर का कितना भाग विकसित किया गया था। तो चरण 2 में जो कार्य शुरू हुआ वो 1980 के दशक में, यानी 1980 के दशक में शुरू हुआ, जो मुख्य रूप से राजस्थान का वह क्षेत्र था जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे बालू के टिब्बों का फैलाव पाया जाता है। तो मैप में जो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर से जो क्षेत्र दिखता है वही फेज 2 में निर्मित होना शुरू हुआ था, जो इस क्षेत्र के लगभग, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 14.10 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई प्रदान करता है। यानी इस क्षेत्र में स्थित 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जो भूमि है उससे इसकी सिंचाई की, इस फेज 2 में जो नहर विकसित की गई थी उससे सिंचाई की जाती है। ये फेज 2 स्थित है बीकानेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है।
इस नहर में जो बहाव है वो दो तरह से होता है। एक जो नॉर्मल बहाव है यानी नीचे की ओर बहाव, और एक लिफ्ट नहरों द्वारा बहाव। तो मोस्टली जो दाहिने साइड वाला जो क्षेत्र है उससे नीचे की ओर बहाव होता है, यानी कि ढाल के अनुरूप बहाव होता है, जबकि इसके बाएं साइड का जो क्षेत्र है वहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला फैले होने की वजह से वहाँ ढाल के विपरीत प्रवाह की यानी जल के प्रवाह की जो ज़रूरत होती है, इस वजह से वहाँ मशीनों से पानी को बार बार ऊपर उठा के और नहरों में डाला जाता है, जिसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। यानी कि जो दाहिने साइड का, नहर के दाहिने साइड वाला क्षेत्र है वो नॉर्मल फ्लो के अंतर्गत आता है, और बाएं साइड का जो क्षेत्र है वो लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है। अब आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई शुरू हुई तो उसकी वजह से पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो सिंचाई के कारण यहाँ पे भूमि में नमी की मात्रा बढ़ने लगी। नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से यहाँ पे वनारोपण आराम से किया जाने लगा, चरागाहों का विकास होना शुरू हुआ, वनारोपण होने लगा, एफॉरेस्टेशन हुआ, ग्रेजिंग लैंड्स का विकास हुआ। तो वहाँ पे जो शुष्क क्षेत्र था वो पूरा हरा भरा क्षेत्र बन गया, यानी कि वहाँ पे हरियाली का विकास होने लगा। जैसे ही वनों का विकास शुरू हुआ, वृक्ष ज़्यादा मात्रा में उगने लगे, वैसे ही वो वृक्ष हवा की गति को रोकते हैं, विंड स्पीड को रोकते हैं, जिसकी वजह से जो बालू के टिब्बों का फैलाव था, यानी जो सैंड ड्यून्स वहाँ बनते हैं, उनका जो फैलाव था वो नियंत्रित होना शुरू हो गया। वो नियंत्रित हुआ तो विंड इरोजन भी कम होने लगा, यानी कि हवा की गति जब रुकने लगी, वायु की गति जब पेड़ पौधों के टकराव के कारण रुकने लगी, तो वहीं से इरोजन प्रोसेस जो विंड का था वो धीमा पड़ गया। उसके धीमा होने की वजह से जो मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, मरुस्थलीकरण का अर्थ है मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा था उस पे नियंत्रण होना शुरू हो गया। यहाँ ये बता दें कि इस नहर के विकास से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र था वहाँ पे मरुस्थलीकरण इतना तेज़ी से हो रहा था कि मरुस्थल का जो बालू था, राजस्थान का जो बलुआ मिट्टी थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी पे फैल जा रही थी, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उपजाऊ मिट्टी है वो अनुर्वर मिट्टी में कन्वर्ट होने लगी। तो जैसे ही इस इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ, इससे सिंचाई प्रारंभ हुई, एफॉरेस्टेशन होना शुरू हुआ, वैसे ही मरुस्थलीकरण की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और बहुत हद तक मरुस्थलीकरण पर कंट्रोल हो गया। अब आते हैं इसके नकारात्मक पक्ष को देख लेते हैं। इस नहर से बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण, जल के बहुत ज़्यादा उपयोग के कारण यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई, यानी कि जल भराव, जल जमाव की स्थिति होने लगी। इस जल जमाव की स्थिति के कारण मिट्टी में लवणों की मात्रा में वृद्धि होने लगी, और जब लवणों की मात्रा में वृद्धि होती है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है और ऐसी मिट्टी अनुर्वर होने लगती है, जिसमें पेड़ पौधों का विकास अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं इंदिरा गांधी नहर का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो एग्रीकल्चर पे भी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे सिंचाई सुविधा विकसित होने लगी, भूमि में नमी की मात्रा बढ़ने लगी और जो बोया गया क्षेत्र था उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि नमी का विकास होने की वजह से फसलों का विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है, इसलिए खाद्य उत्पादन में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। यहाँ पे अब सिंचाई के कारण जो शुष्क कृषि यहाँ की जाती थी, यानी कि कम पानी वाली फसलें जो बोई जाती थी, जैसे ज्वार, बाजरा, चना, अब उसका स्थान यहाँ पे गेहूँ, सरसों, कपास और मूंगफली जैसे व्यापारिक फसलों ने ले लिया। यानी जो परंपरागत फसल बोई जाती थी पहले पानी की कमी की वजह से, वो इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई की वजह से अब व्यापारिक फसलों की खेती वहाँ की जाने लगी।
सिंचाई की वजह से वहाँ चारे का उत्पादन भी होने लगा। पहले सिंचाई जब नहीं होती थी तब वहाँ पे लोग पशुओं को पालते थे और घूम घूम के चराते थे, लेकिन अब जब सिंचाई होनी शुरू हो गई तो स्थायी चारागाहों का निर्माण होने लगा, चारा उत्पादन होने लगा। चारा उत्पादन होने की वजह से वहाँ पे लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए स्थायी रूप से और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि होने लगी। आइए देखते हैं अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। तो सेम नकारात्मक प्रभाव जो पर्यावरण में थे वही कृषि पर भी हैं, क्योंकि मिट्टी पे ही असर सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ मिट्टी में जल भराव, जल जमाव की समस्या के कारण मिट्टी में लवणता बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो अनुर्वर हो रही है और इस अनुर्वर मिट्टी ने कृषि की सतत पोषणीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यानी जिस इंदिरा गांधी नहर को हमने सतत पोषणीय विकास के लिए शुरू किया था, उससे अत्यधिक सिंचाई की वजह से अब यहाँ पे मिट्टी की अनुर्वरता बढ़ती जा रही है और ये अनुर्वरता ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या कृषि का विकास, कृषि के उत्पादन में जो वृद्धि आज हो रही है वो आगे भी होती रहेगी। इस चिंता की वजह से अब कई सारे उपाय सुझाए जाने लगे कि जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब कहा गया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, यानी कि ऐसे कमान क्षेत्र में जो विकास है वो कंटिन्यू होता रहे, उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जल प्रबंधन नीतियों को कड़ाई से लागू किया गया, यानी कि जहाँ पे जल की ज़्यादा पौधों को ज़रूरत नहीं है वहाँ केवल रक्षण सिंचाई करें, यानी कि सिर्फ पौधों की रक्षा करने के लिए जो छिड़काव विधि होती है या स्प्रिंकल मेथड से हम सिंचाई करें। और जहाँ पे जिन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं पे हम लोग प्रोडक्टिव इरिगेशन या उत्पादक सिंचाई हम लोग करें, जिससे हमारा जो जल का प्रबंधन है वो उपयुक्त तरीके से हो सके। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। जल सघन फसल का अर्थ है कि ऐसी फसल जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसी फसलों को हम न बोएं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बागाती कृषि, खास करके जो खट्टे फलों की खेती है, ऐसी फसलों को हम बोएं जो कि कम पानी में भी उगाई जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट उपाय सुझाया गया वो ये था कि नालों को हम पक्का करें। जब हम नालों को पक्का कर देंगे तो जल का रिसाव कम होगा, जिससे जल की क्षति कम होगी और साथ ही यहाँ की जो भूमि है उसका विकास किया जाए और समतलन किया जाए, जिससे कि सिंचाई की जो हम सिंचाई कर रहे हैं वो हर तरफ समान मात्रा में हो। यानी कहीं ऐसा ना हो कि जो गहरे भाग हैं वहाँ सिंचाई करने की वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाए और जो ऊपर उठे हुए भाग हैं वहाँ पे सिंचाई पहुँच ही ना पाए। इसलिए भूमि का समतलन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या पहले से उत्पन्न हो गई है, मिट्टी लवण हो चुकी है, लवणी हो चुकी है, उसमें हम जिप्सम मिला के या अन्य जो उपाय हैं वो करके हम भूमि को फिर से रीन्यू कर सकते हैं, फिर से हम उर्वर मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया कि यहाँ पे हम एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, वृक्षों की रक्षक मेखला तैयार करें और चारागाहों का विकास करें, जिससे हमारा पारिस्थितिकी संतुलित रहे। यानी कि सिंचाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वनारोपण करें और वृक्षों की एक ऐसी मेखला, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा बेल्ट तैयार करें जो बालू के अपरदन को रोके, जिससे कि यहाँ का जो बाकी का जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो बचा रहे और वहाँ पे हम चारागाहों का विकास कर सकें और ये सब करके हम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। अब पर्यावरण में और कृषि में तो सतत पोषणीयता आ गई, लेकिन अब सामाजिक सतत पोषणीयता कैसे आएगी कि जो यहाँ के छोटे या गरीब किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब आर्थिक सहायता कैसे उपलब्ध कराई जाएगी कि यहाँ पे ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए, जिससे उनको लोन की सुविधा प्राप्त हो जाए, जिससे उनको केसीसी की जो सुविधा होती है वो उनको मुहैया हो जाए और वो कृषक भी यहाँ जो व्यापारिक कृषि हो रही है उसको करने के लिए प्रोत्साहित हों।
इसके साथ ही कृषि को हम अन्य क्रियाकलापों से जोड़ें, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर, अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे द्वितीयक सेक्टर, जैसे तृतीयक सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री है, यानी ऐसे फसलों को यहाँ बोएं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो। और साथ ही जो सेवा क्षेत्र हैं, जैसे कृषि सेवा केंद्र हैं, मंडियाँ हैं, इनसे हम कृषि और उससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप हैं उसको जोड़ें, जिससे यहाँ पे एक फंक्शनल रिलेशन स्थापित होगा जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में सहायक होता है। और जब अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तो ऐसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का विकास बहुत तेज़ी से होना शुरू होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है उसमें ये सारे उपाय करके हम सतत पोषणीयता को बढ़ावा दे सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।